So hello and welcome everyone to the most favorite NEET channel of YouTube, that is NEET Nova. And this is Jonathan Matthew, your NEET physics educator. और आज हम लोग एक बहुत प्यारा सा प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज कंसेप्ट स्ट्रीक। यहाँ पर हम लोग 15-15 मिनट वीडियोस में एक एक कंसेप्ट कवर करते जाएंगे और उसके थोड़े बहुत पीवाईक्यूज भी करेंगे, जिससे कि आपको 15 मिनट में वो पर्टिकुलर कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलता हूं, हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको तो पता ही होगा यार, मेरा नाम जॉनथन मैथ्यू है, बट आप मुझे प्यार से जॉनी सर बुला सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त जाया करें। तो कूलम्स लॉ एग्जैक्टली क्या है? तो कूलम्स लॉ एग्जैक्टली समझने से पहले मैं आपको कूलम भाईजान के दिमाग के अंदर लेके जाना चाहता हूं कि वो भाई ने ऐसा क्या सोचा कि उसको कूलम्स लॉ के बारे में पता चला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझो, सबसे पहले अगर समझो मेरे पास यहाँ पर दो चार्ज है, यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ ये Q1 मेरा चार्ज है और ये मेरा Q2 मेरा चार्ज है, और ये दोनों जो चार्जेस है ये मेरा r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो यहाँ पर मेरा दो चार्ज है Q1 Q2 और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है? r। ओके, तो अभी इसमें इसने क्या ऑब्जर्वेशंस किया कि उसको कूलम्स लॉ के बारे में पता चला। तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर एक टेबल थोड़ा बहुत भरने वाला हूं, बेयर विथ मी। मैं आपको समझाऊंगा कि मैं इसे एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं, तो आपको समझेगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है, ओके। तो देखो यहां पर समझो, मैंने यहां पर लिखा कि मेरा जो कुछ भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों चार्ज के बीच में। ओके, तो यहां पर मैं बोलता हूं कि 4r डिस्टेंस कुछ तो है, 4 कैपिटल R करके कुछ तो डिस्टेंस है, और Q1 का मैं वैल्यू ले लेता हूं Q2 और Q2 का मे बी 2। ठीक है, और इसके वजह से कुछ तो एक फोर्स F बन रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी मैं कुछ ना कुछ तो ये तीन पैरामीटर्स में कुछ तो खेलते बैठूंगा और देखूंगा कि फोर्स F पे क्या ऐसा फर्क पड़ रहा है कि अगर समझो मैंने इसको कुछ तो बढ़ा दिया तो F कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, वो एक बार देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो देखो अगर समझो मैंने क्या कर रहा हूं कि यहां पर अभी मैं Q1 को मैं आधा करूंगा। तो 2 का आधा क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, मैंने आधा कर दिया। ओके, मैंने आधा कर दिया। अभी मैं बाकी सारे पैरामीटर्स को वही रखूंगा, सेम रखूंगा, दैट इज 4r, ये तो 2 था। तो कूलम भाई ने ये देखा कि जब भी मैं Q1 को आधा कर रहा हूं, जब मैंने Q1 को आधा किया, वो फोर्स भी उतना ही आधा हो रहा है। तो ये बेसिकली F, पहले F था, बट अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F/2 उसको दिख रहा है। ठीक है, तो उसको एक रिलेशन मिल गया। बोलते हैं ठीक है, Q1 के साथ ट्राई किया, Q2 के साथ भी ट्राई करते हैं। तो देखो जब उसने Q2 के साथ ट्राई किया तो देखो उसने क्या किया। अगेन पैरामीटर्स तो वही होगा, 4r, ये 4r होगा और ये 1 होगा, और उसने 2 को क्या कर दिया, इस बार डबल कर दिया। 2 का डबल कर दिया, तो 2 का डबल क्या आता है? 4। 2 का डबल 4 हो गया। ओके, 4 हो गया, है कि नहीं? अच्छा, जब उसने ये डबल किया तो उसने देखा मैंने Q2 को डबल किया, मेरा फोर्स भी डबल हो गया। तो F/2 का डबल क्या होता है? अगेन F। तो उसको ये रिलेशन चमकते आ रहा है। अच्छा, मतलब मैं Q1 एंड Q2 को अगर मैं जितना घटा रहा हूं उतना ही फोर्स भी मेरा घट रहा है, जितना मैं बढ़ा रहा हूं उतना मेरा फोर्स भी बढ़ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ उसको थोड़ा ही समझा। अभी हम लोग लास्ट वाला एक रिलेशन लिखते हैं। लास्ट वाला रिलेशन क्या है कि उसने 4r था, ये जो 4r था उसने इसको आधा कर दिया, तो 4r का 2r हो गया, 4r का 2r हो गया, इसने इसको आधा कर दिया, और ये तो सेम रहेगा, ये मेरा 1 था, ये मेरा 4 था। उसने ये देखा जब उसने अपने डिस्टेंस को आधा कर दिया, मेरा फोर्स है ना जो वो 4 गुना बढ़ गया, 4f हो गया, 4 गुना मेरा बढ़ गया। तो वो इट्स लाइक 1 सेकेंड, मेरा डिस्टेंस में आधा कर दिया और फोर्स मेरा 4 गुना हो गया। मतलब 1/2 मैंने कर दिया, 4 गुना करने के लिए मतलब मैंने स्क्वायर किया होगा, 1/2 का स्क्वायर किया होगा और उसको इन्वर्स कर दिया होगा। तो मतलब उसको पता चला कि जो डिस्टेंस है और फोर्स है उसमें बीच में एक इन्वर्स रिलेशन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर F जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम एंड उसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ ये बंदा कूलम्स लॉ लेके आया। तो अभी हम लोग चलो इसके एक्सप्रेशन में बढ़ते हैं। तो दिस इज द स्टेटमेंट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेमस स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ, दैट द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। है कि नहीं? अभी अगर हमको इसको मैथमेटिकली अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, है ना, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। है कि नहीं? इसको जब अगर हम लोग क्लब करके लिखेंगे तो मुझे क्या आएगा? दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर अभी मेरा प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। प्रोपोर्शनैलिटी का अगर मुझे सिंबल हटाना है तो मुझे कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो मुझे क्या आ रहा है? F इज इक्वल टू K इज द कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r²। एंड ये है अपना वर्ल्ड्स फेमस इक्वेशन जो तुम्हारा कूलम्स लॉ तुम लोग बोलते हो, और इसको तुम डब्बा करके रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हम लोग को कूलम्स लॉ आया कैसे? तो चलो अभी हम लोग को कूलम्स लॉ के बारे में और हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अच्छा, अभी कूलम्स लॉ जैसे कि हम लोग को मालूम है दैट इज F
कूलम्स लॉ जैसे कि हम लोग को मालूम है कि वो हम लोग को पता है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये K का क्या वैल्यू, ये K कौन सा कॉन्स्टेंट है बताते हैं। ये K बेसिकली तुम्हारा जो है, K इज बेसिकली तुम्हारा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अभी आप बोलोगे ये वैल्यू कैलकुलेट कहां से किया, ये वैल्यू इज बेसिकली तुम्हारे जो K का जो वैल्यू है ना, वो इट्स बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर 1/4 पाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई का वैल्यू हमको मालूम है। अभी बोलोगे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट बताते यार, थोड़ा थोड़ा धीरज रखो यार। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इज बेसिकली तुम्हारा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और सीधा इसका उल्टा दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी आप बोलोगे यार ये सब आपको यूनिट्स कहां से आया, अरे बहुत सिंपल है यार, देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल। देखो अब मुझे K का यूनिट्स अगर मुझे ढूंढना है तो मैं K को आइसोलेट करता हूँ, K को आइसोलेट करूंगा तो मैं आर स्क्वायर को इस तरफ लेके जाता हूँ, Q1 Q2 को नीचे लेके आता हूँ। तो यहाँ पर मैं K का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, K का वैल्यू ऐसा, K का वैल्यू मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, K का वैल्यू मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ दैट K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2 बराबर लिख सकता हूं। अच्छा, और F का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, F इज मेरा न्यूटन, आर स्क्वायर मेरा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा कूलम स्क्वायर। ऐसे आया मुझे वैल्यू उसका, समझ में आ रहा है यूनिट्स कैसे निकाला। अच्छा अभी आप ठीक है, मुझे K का वैल्यू समझ में आ गया। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, इसको मैं बोलता हूँ, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको मैं बोलता हूँ परमिटिविटी, परमिटिविटी, इसको मैं बोलता हूँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अभी आप बोलोगे ये भाई ये क्या है, इतना भारी भरकम शब्द बताते, उसके लिए तो मैं इधर हूं। परमिटिविटी मतलब जैसे कि मैंने बोला परमिशन, तो जैसे कि इस बेसिकली बोल रहा है एक पर्टिकुलर मीडियम के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कितना परमिशन है क्रॉस करने के लिए, ये बंदा डिटरमाइन करता है। समझ में आ रहा है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, बट इतना आप समझ लो कि ये बंदा इतना डिसाइड करता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड्स को परमिशन मिलना चाहिए एक मीडियम को क्रॉस करने के लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इतना समझ में आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपना कांस्टेंट होता है, और उसमें एक और कांस्टेंट है दैट इज एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये जो मैंने वैल्यू लिखा है ना, ये मेरा वैक्यूम के लिए, कोई भी और मीडियम के लिए नहीं है, बहुत ध्यान रखने बात है, ठीक है। ये कोई भी चीज के लिए नहीं है, ये आपके वैक्यूम के लिए, दिस इज ओनली फॉर वैक्यूम, ठीक है। समझ में आ रहा है, दिस इज ओनली फॉर वैक्यूम, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी, जो हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के और समझने के लिए, ठीक है। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी आया कैसे, अभी इन डिफरेंट मीडियम, अभी आपका टॉपिक है। मतलब क्या है कि मैंने अभी बोला कि मैंने जो दो चार्जेस रखे हैं, उसको कुछ तो डिस्टेंस है बीच में, वो मैंने वैक्यूम में मैंने डाला है। अभी आप बोलोगे यार वैक्यूम में तो होना हमेशा पॉसिबल नहीं है, दूसरा मीडियम भी तो हो सकता है। यस आई एग्री, दूसरा मीडियम भी हो सकता है। तो वही हम लोग भी दूसरे मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो अगर समझो दो चार्जेस है, वो दो दूसरे मीडियम में है, तो समझो यहाँ पर मेरा एक चार्ज है, ये मेरा दूसरा चार्ज है, कुछ तो डिस्टेंस है इनके बीच में r, और ये एक मीडियम में, ये कुछ तो एक मीडियम में, ये कुछ तो एक मीडियम में, ये कुछ तो एक मीडियम में, समझ में आ रहा है। तो इसका अगर मुझे कूलम्स लॉ लिखना है, फोर्स लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, बहुत आसान बात है। देखो उसमें मैं लिखूंगा फोर्स मीडियम के वजह से, है ना, फोर्स मीडियम में इधर लिखूंगा के, अच्छा के नहीं लिख सकता, उसको मैं पूरा एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज 1/4 पाई। अभी एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखूंगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट आपका वैक्यूम के लिए होता है, ये दूसरा मीडियम है, तो मैं एप्सिलॉन नॉट यहां पर नहीं लिख सकता। यहां पर मैं लिखूंगा एप्सिलॉन m लिखूंगा, बिकॉज एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम, और बाकी का तो सब सेम है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली मेरा मीडियम में मेरा कितना फोर्स होगा, समझ में आ रहा है, कितना फोर्स होगा, ये एप्सिलॉन m। अभी आप बोलोगे यार नहीं एप्सिलॉन m तो समझ में आता है यार, वो तो मीडियम का हो गया, बट कुछ तो एक रिलेशन होना चाहिए ना वैक्यूम और इसके बीच में, है ना भाई, है रिलेशन, वही हम लोग अभी आगे सीखने वाले, दैट इज व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी में, तो चलो सीखते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग सीख लेते हैं, ओके चलो रिलेटिव परमिटिविटी सीखते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज बेसिकली, आपने जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था ना, रिलेटिव डेंसिटी आपने जो पढ़ा था वो बेसिकली वही होता है, आप डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हो कि दूसरी चीज का डेंसिटी क्या है। इधर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे चीज का परमिटिविटी कितना है, हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम वाले से। समझ में आ रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है यार। ये देखो
अभी मतलब इतना मैंने बड़ा क्लू दे दिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं. इट्स बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा? इट्स बेसिकली परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन permittivity of vacuum. Permittivity of medium upon permittivity of vacuum, this is known as relative permittivity या epsilon r, या इसको हम लोग कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं. कैपिटल के से भी डिनोट करता है, बट मैं जनरली कैपिटल के लिखता नहीं हूं क्योंकि क्या है ना कि हम लोगों ने पहले से एक के को डिफाइन करके रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसको चाहिए तो आप भूल सकते हो, बट या मैंने इंफॉर्मेशन बेसिस में मैंने आपको दे दिया है तो आप इसको याद करके रख सकते हो. ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है मैं बताता हूं न्यूमेरिकल्स में कैसे करेंगे. आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में कि फोर्स दिया है दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में, और उन लोग बोलेंगे ये वाले मीडियम में ढूंढ के दिखाओ. तो आप बोलेंगे यार उसके लिए तो बहुत बड़ा प्रोसेस है. नहीं, आप ये वाला चीज यूज कर सकते हो. उसका रिलेशन अभी हम लोग ढूंढ के निकालते हैं. तो देखो, अगर समझो मैं यहाँ पर एफ मीडियम लिखना चाहता हूँ. एफ मीडियम हम लोगों ने पहले से लिखा था. हाँ, ये मैंने लिखा था, एफ मीडियम लिखा था. अच्छा, तो एप्सिलॉन एम के बदले में मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने यहां पर देखा था ना, एप्सिलॉन एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर. ये हम लोग को पता है, तो हम लोग यहां से ये वाले रिलेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? दैट एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट. ये लिख सकता हूं मैं. हाँ, तो ये वाला चीज उधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट. ये देखो, तो एप्सिलॉन एम के बदले में क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं दैट इज एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई. एप्सिलॉन एम के बदले में मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, और बाकी का तो सब सेम है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. समझ में आ रहा है? अगर आप ये देखोगे, ध्यान दोगे, ये अगर आप ध्यान दोगे, ये चीज क्या है? ये क्या चीज है? 1/4 पाई एप्सिलॉन. ये क्या चीज है? ये तो अपना K हो गया ना. ये हो गया, K हो गया, है कि नहीं? तो K हो गया, जैसे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन करते थे, बस उसको सब्स्टिट्यूट कर दो. तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को क्या वैल्यू मिल रही है? आप अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिल रहा है? दैट इज दिस इज एफ एम इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर. तो बेसिकली अगर आपको एफ वैक्यूम गिवन है और आपको एप्सिलॉन आर पता है, वो रिलेटिव परमिटिविटी पता है, तो आप जैसे कि एफ एम ढूंढ सकते हो, फोर्स इन दैट मीडियम आप ढूंढ सकते हो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको समझ में आना चाहिए. समझ में आया? अभी हम लोग कूलम्स लॉ का एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त सवाल करने वाले हैं. आपको बहुत मजा आ जाएगा. ठीक है, चलो हम लोग वो सवाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन सा और कंसेप्ट आपको समझना है. मैं वो कंसेप्ट के साथ आपके सामने आ जाऊंगा. ठीक है, तो चलिए एक बहुत बढ़िया हम लोग सवाल करते हैं. सवाल ये है, ठीक है. अच्छा, सवाल क्या बोलता है कि true charge pendulums of charges, some charges are given, are in equilibrium. Okay, this equilibrium word is a very interesting word. इसके बारे में हम लोग सीखेंगे. equilibrium word बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे. equilibrium हम लोग ने सीखा है, एक्चुअली हम लोग ने equilibrium word सीखा है. equilibrium मतलब क्या होता है? मेरा नेट फोर्स मेरा जीरो होता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू. when they are 1 meter apart, if the pendulums are identical, then what will be the mass of each pendulum if the angle between them, the strings, is इन इक्विलिब्रियम इज 60 डिग्रीज. ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और हम लोग इसको चलो सॉल्व करते हैं. ठीक है भाई, चलो सबसे पहले इसको डायग्राम बनाते हैं, बिकॉज फिजिक्स बिना डायग्राम के तुमको समझ नहीं वाला है कि नहीं? बिना डायग्राम से तो भाई फिजिक्स तो कुछ होने से नहीं वाला. अच्छा, तो यहाँ पर मेरा वॉल है जहां पर वो पेंडुलम है कि नहीं? ये मेरा वॉल है, और मैं पेंडुलम भी बना देता हूँ. पेंडुलम भी बना देंगे अभी. तो ये मेरा पहला है, एक मिनट सॉरी, हाँ, तो ये मेरा एक पेंडुलम है, ये मेरा एक पेंडुलम है ना, और ये मेरा दूसरा पेंडुलम है ना, ये मेरा दूसरा पेंडुलम है. और उन्होंने ये बोला है, ठीक है, मैं पेंडुलम का बॉब बना देता हूँ, पेंडुलम का मैं बॉब बना देता हूँ. उन्होंने बोला ये मेरा पेंडुलम है, ये भी मेरा पेंडुलम है कि नहीं? और उन्होंने बोला ये पेंडुलम के बीच में का जो एंगल है, ये एंगल जो है वो मेरा 60 डिग्रीज है. ये मेरा 60 डिग्रीज है कि नहीं? ओके, चलो तो बना देते हैं. तो ये मेरा जो है ये मेरा 60 डिग्रीज है. बट आप देखोगे ना, ये तो सिमेट्रिकल है, तो ये मेरा कितना एंगल हो जाएगा? ये मेरा आ जाएगा 30 डिग्रीज एंगल, और ये भी हो जाएगा मेरा 30 डिग्रीज एंगल. है कि नहीं? बात खत्म. अच्छा, अभी इन्होंने बोला कि इसका मास ढूंढना है. इसका कुछ तो मास होगा. अच्छा, चलो इसका मास ढूंढते हैं. तो सबसे पहले थोड़ा बहुत रिजॉल्व करना पड़ेगा, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा. अच्छा, तो देखो यहाँ पर मेरा mg लग रहा होगा नीचे, है ना? mg लग रहा होगा, हाँ जी mg लग रहा होगा. और यहाँ पर मेरा टेंशन लग रहा होगा. अच्छा, अभी देखो, और अगर समझो अब मैं टेंशन को रिजॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि टेंशन एक एंगल में है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना एंगल हो जाएगा? ये मेरा होगा 60 डिग्रीज हो जाएगा. ये मेरा 60 डिग्रीज हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, तो ये मेरा देखो, ये मेरा टेंशन है,
एंगल की तरफ ये मेरा t cos 60 हो जाएगा, ये मेरा t sin 60 हो जाएगा, t cos 60 t sin 60। तो चलो रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा, मेरा t cos 60 और ये मेरा उसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा मेरा t sin 60 और यहां पर ये एक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगा, है कि नहीं। एक देखो, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ये t 2/3 माइक्रोकूलम्स है और 10/3 मिलीकूलम्स है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स इस तरफ होगा F, काम खत्म। तो ये तो भी अब इक्विलिब्रियम है ना, यही तो बोल रहे थे इक्विलिब्रियम में है, बस नेट फोर्स 0 कर दो, दैट एक्स एक्सिस में 0 कर दो और वाई एक्सिस में 0 कर दो, काम खत्म, आंसर खत्म, मिल जाएगा आपको। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t sin 60 इज इक्वल टू mg, t sin 60 इज इक्वल टू mg मुझे आ रहा है, और मुझे एक और रिलेशन आ रहा है, दैट इज t cos 60 इज इक्वल टू मुझे यहाँ पर आ रहा है फोर्स, और ये फोर्स क्या है, मेरा कूलम्स लॉ का जो फोर्स है, ये दो चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा है, रिपल्सिव फोर्स आ रहा है। तो सबसे पहले f ढूंढ लेते, चलो f ढूंढ लेते। तो f मुझे क्या आएगा, f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, दैट इज k का वैल्यू, q1 का वैल्यू, अच्छा q1 का मुझे वैल्यू क्या है, 2/3 माइक्रोकूलम्स है, माइक्रो मेरा क्या हो जाता है, माइक्रो मेरा होता है 10⁻⁶, मिलीकूलम्स मेरा क्या होता है 10⁻³ होता है, 10⁻³ होता है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3 है और 10/3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10/3 इंटू 10⁻⁹, है कि नहीं, है ना। और अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना गिवन है उन्होंने, 1 मीटर गिवन है, 1 मीटर गिवन है, देयर 1 मीटर अपार्ट, तो ये हो जाएगा मेरा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 1 स्क्वायर। समझ में आया। अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना बहुत आसान है। अभी देखो यहाँ पर 3 इंटू 3 9 होता है, ये वाला 9 से गया, 10⁻⁶ और 10⁻⁶ और ये तो 10⁻⁹ होगा, ये तो 10⁻³ होगा, तो 10⁻3, हाँ तो 10⁻⁶ और 10⁻³ मेरा 10⁻9 को काट देगा, तो ये गया, तो बचा क्या 2 इंटू 10 दैट इज 20, तो मुझे यहाँ पर F इज इक्वल टू 20 न्यूटन मेरा यहाँ पर आ रहा है, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन यहाँ पर मेरा आ रहा है। अच्छा चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे यहाँ पर क्या आ रहा है, tan 60 इज इक्वल टू मुझे आ रहा है mg/f आ रहा है, mg/f आ रहा है, यहाँ पर f का वैल्यू पता है, tan 60 का वैल्यू भी मुझे पता है, व्हाट इज tan 60, tan 60 इज √3, तो चलो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू m का वैल्यू मुझे ढूंढना है, ये मुझे 10 पता है, g का वैल्यू 10 होता है, f का वैल्यू 20 आ रहा है, ये हो जाएगा 10 1 ये हो जाएगा 10 2 मुझे मास का वैल्यू मुझे क्या आ रहा है 2√3 kg, समझ में आ रहा है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, ये आपका नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ, बट एक बात जरूर याद रखना दैट दिस इज एन अकेडमी एंड दिस इज आवर ओनली मोटो दैट वी हैव टू क्रैक दिस एग्जाम टुगेदर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया देन यू कैन लाइक, यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, एंड साथ ही साथ एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना है, तो प्लीज ज्वाइन, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज डू ज्वाइन फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फर्दर PPTs ऑल्सो। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय बाय।